हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी यूपीपीएससी। मैं खुशबू त्रिवेदी एक बार फिर से हूँ आपके सामने आपकी आज की करंट अफेयर्स लेकर के, यानी कि 13 मई 2020 की करंट अफेयर्स लेकर के। अगेन ये करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड में जब हर एक चीज़ें हमारे आसपास में हो रही है, बट वी हैव नो सपोर्ट ऑफ मैगजीन्स जो हम लोग इनको पढ़ करके इन सारी की सारी करंट अफेयर्स से अपने आप को बहुत ज़्यादा अवेयर करा सकें। खैर, इस पूरी की पूरी पीडीएफ का आप ऑनलाइन पोर्टल डाउनलोड कर सकते हो या ऑनलाइनली आप इसको डाउनलोड कर सकते हो इसी वीडियो के नीचे दिए गए आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक में जा करके। खैर, स्टार्ट कर लेते हैं आपके आज की करंट अफेयर्स को, जिसमें आपके पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य के खादी और ग्रामोद्योग आयोग कुम्हारों ने अभिनव तरीकों का उपयोग किया है। आसाम ने किया है, राजस्थान ने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है, उत्तराखंड ने किया है। हालांकि आप लोग न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का जो आपका हैंडीक्राफ्ट है वो बहुत ज़्यादा आगे आएगा। लोकल में हम अपना एक स्पेशल अपने आप को प्रूव करेंगे। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें जो आपका अभिनव तरीकों का उपयोग करके जो आपके खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के कुम्हारों ने काम किया है वो है राजस्थान का। सो राजस्थान इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि राजस्थान के एक गांव से, ठीक है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कुम्हार कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपने अनूठे अभियान के साथ राष्ट्र का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। राजस्थान में 12, ठीक है, 12 जिले के किशनगंज गांव में इन कुम्हारों द्वारा बनाए गए हर मिट्टी के बर्तन में विशेष रूप से कोरोना से लड़ने का एक संदेश है। अभिनव दृष्टिकोण के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह संदेश सभी परिवारों और परिवार के सदस्यों तक पहुंचने और जब भी वे उससे पानी पिए तो हर समय संदेश आए। कुम्हारों ने उन घरों पर कोरोना से सावधान, रोकथाम ही इलाज है, घर रहें, सुरक्षित रहें और उपयोग करें मास्क जैसे संदेश मुद्रित किए हैं, जिनकी बिक्री तापमान में वृद्धि के साथ तेज भी हुई है। यह सुनिश्चित करेगा कि घर का प्रत्येक सदस्य दिन में कम से कम 4 से 12 इस संदेश को पढ़े। तो ये बहुत ही ज़रूरी है अपने आप में कि आप जब भी पानी पिएंगे तो इन घड़ों का प्रयोग करके आप इस संदेश को बार बार पढ़ेंगे और इन चीज़ों को आप दूसरों तक भी फैलाएंगे और उसको भी प्रसार करेंगे। खैर, किशनगंज गांव के कुम्हार KVIC के कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम के लाभार्थी हैं। पूरे देश में कुम्हारों के समुदाय को मजबूत करने के लिए कोरोना कार्यक्रम शुरू हुआ है। खैर, कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना और बिहार सहित कई दूर दराज के क्षेत्रों में भी शुरू किया गया है। आपके अगले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि अटल पेंशन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कार्यक्रम 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। अटल पेंशन योजना के किसी भी भारतीय नागरिकों द्वारा बैंक खाते के साथ 18 से 40 वर्ष की आयु में सदस्यता ली जा सकती है। 2019 से 20 में लगभग 120 लाख ग्राहकों ने पहल के तहत दाखिला किया है। केवल 1 है, केवल 3 है, केवल 1 और 2 है और केवल 2 और 3 है। सो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा गलत है। ऐसा नहीं है कि आपका लगभग 120 है 120 से ज़्यादा ही है, तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 है वो सही है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना ने हाल ही में 9 मई 2015 को लॉन्च के बाद अपने 5 साल के सफल कार्यक्रमों को या कार्यान्वयन को पूरा कर लिया है। यह कार्यक्रम 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य विशेषकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करना है और 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम पेंशन की सरकारी गारंटी प्रदान करना है। इस योजना में पुरुष से महिला सदस्यता अनुपात करीबन 57:43 है, यानी कि 57% अगर पुरुष हैं तो 43% आपकी फीमेल्स होंगी। और पूरे देश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए इसे बड़े पैमाने पर लागू भी किया गया है। इन 5 वर्षों में प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना की यात्रा अभूतपूर्व रही है और 9 मई 2020 तक इस योजना के तहत कुल नामांकन करीबन 22,35,400 या आप बोल सकते हो 2,23,54,028 रहे हैं। खैर, इसके लॉन्च के पहले 2 वर्ष के दौरान लगभग 50 लाख ग्राहकों को नामांकित किया गया था, जो कि तीसरे वर्ष में 100 लाख हो गए थे। तो आपका इतना तो पता हो ही गया। देन आपसे बोल रहे हैं कि चौथे वर्ष में करीबन 1.5 करोड़ का मील का पत्थर हमने हासिल किया है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे 120 लाख नहीं 1 लाख या 1,50,00,000 का है यहाँ पे आंकड़ा हमारे पास में। खैर, पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 70 लाख ग्राहकों को योजना के तहत आपका नामांकित या नॉमिनेट किया गया था।
अटल पेंशन योजना को किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा बैंक खाते के साथ 18 से 40 वर्ष की आयु में सदस्यता ली जा सकती है। इसकी विशेषता आपके 3 विशिष्ट लाभों के कारण है, जो इस प्रकार से हैं। यह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की न्यूनतम पेंशन की गारंटी देता है। सेकंड, ग्राहक की मृत्यु पर जीवन साथी को पेंशन राशि की गारंटी भी देता है। थर्ड, यदि ग्राहक और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो पूरी पेंशन राशि का भुगतान नामांकित व्यक्ति को किया जाता है। लाइक आप अपना नॉमिनेशन जिसको कर दोगे या नॉमिनी बना दोगे, उसको यह आपका अमाउंट चला जाएगा। आपके अगले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने किस राज्य के विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए संज्ञात्मक भावात्मक पुनर्वास सेवाओं पर आधारित हेल्पलाइन भरोसा की शुरुआत की है। सो अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिसेंटली यूनियन एचआरडी मिनिस्टर लॉन्च हेल्पलाइन भरोसा ऑन कॉग्निटिव इमोशनल रिहेबिलिटेशन सर्विसेज फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऑफ विच स्टेट, दैट इज ओडिशा, असम, तेलंगाना और राजस्थान। सो इसको आप पढ़ो, आंसर करो। खैर, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल, जिनको हम निशंक के नाम से भी जानते हैं, ने 11 मई 2020 को नई दिल्ली में एक वर्चुअल मंच के थ्रू या माध्यम से ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय CUO हेल्पलाइन भरोसा और इसका हेल्पलाइन नंबर 08046801010 का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कठिन समय के दौरान छात्र समुदाय की परेशानियों को दूर करना है। तो आपको पता चल गया कि ओडिशा विश्वविद्यालय है। देन इस हेल्पलाइन का उद्देश्य ओडिशा के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों को संज्ञात्मक भावात्मक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है। हेल्पलाइन की शुरुआत छात्रों, उनके अभिभावकों और अन्य को लाभ पहुंचाने के लिए है। देन कार्यक्रम का समन्वय ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आई राम ब्रह्मन द्वारा किया गया है। आपको बता दूं कि CUO हेल्पलाइन भरोसा ओडिशा के किसी भी विश्वविद्यालय के छात्र की चिंताओं को संबोधित करती है और कहती है या कहा है कि CUO हेल्पलाइन के प्रायोगिक चरण में 400 से ज़्यादा कॉल प्राप्त हो भी चुकी हैं। देखिए भाई, आपको एक बहुत सिंपल सी बात समझनी है। आपको मैं हमेशा इसको पहले भी बोल चुकी हूँ, उजागर कर सकी हूँ कि लॉकडाउन चल रहा है बीते बहुत दिनों से। मेरे ख्याल से मुझे जो याद है कि 22 मार्च को हमारा पहला एक दिन का जो आपका लॉकडाउन चला था, उसके बाद मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, अभी मई हमारा आधा निकल ही चुका है, आपका 1/3 आपका मई भी निकल चुका है। सो इतने सारे समय में वो सारी की सारी जनता या वो सारे के सारे लोग जो ये अनुभव कर रहे होंगे कि अगर हम अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो हम थोड़े से चिल फील करेंगे। ऐसा नहीं है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके ऊपर भी वर्क का लोड है। ऐसा नहीं है जो घर में बैठे हैं जिनके पास भी कोई काम नहीं है तो वो फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं कर रहे होंगे। तो इन सभी चीज़ों के साथ साथ में जो आपका छात्र है उसको अपने आगे आने वाले समय, अपने फ्यूचर का हर एक इंसान एक प्लानिंग करके चलता है। लाइक हम लोग अभी इस ईयर में हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, इस ईयर में आकर के हम अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी स्टार्ट कर देंगे, इस ईयर में हमारा कैंपस प्लेसमेंट हो गया और हम इस तरीके से कुछ अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। एंड हर एक इंसान के घर की फाइनेंशियल और इमोशनल और बैकग्राउंड डिफरेंट होते हैं, तो आप उसको उस तरीके से हर एक स्टूडेंट लेता है। तो इस दौरान में ये जो भरोसा हेल्प ऐप यूज़ की गई है या यूज़ करी जा रही है उड़ीसा विश्वविद्यालय के में ही सिर्फ, इसके साथ साथ में इसको हर एक राज्य में स्टार्ट करना चाहिए ताकि मुझे, क्योंकि ये लगता है, सिर्फ मुझे लगता है के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों को भी ये लगता होगा कि कोविड-19 के टाइम पीरियड में हमारे सामने फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये भी कुछ बीमारियां हैं जो आगे अपने पांव पसार सकती हैं। तो हमें अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, माहौल के साथ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है और थोड़ा सा एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इमोशनल कंसंट्रेशन या कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है कि नहीं, आपका साल बर्बाद नहीं होगा, आप आगे चल के बहुत ही जल्दी एक नए मकाम पे पहुंच जाओगे। सो यहाँ पे एज का भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर या रोल है। खैर, आपको ओडिशा के बारे में बता देती हूँ। यहाँ की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। जनसंख्या करीबन 4.6 करोड़ है 2018 के अकॉर्डिंग। यहाँ के जो आपके गवर्नर हैं वो गणेशी लाल हैं। लालजी टंडन के बारे में आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल हैं। इस तरीके से रिवाइज कर करके आप सारे स्टेट्स के जो CM हैं, जो गवर्नर्स हैं, उनके नाम भी याद कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और निशंक का नाम तो आप सभी लोगों को पता ही चल गया होगा, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर है। देन आधिकारिक भाषा जो है वो उड़िया है उड़ीसा की। इनकी क्षेत्र में वार यानी कि इनका जो जितना एरिया है उसकी रैंक के अकॉर्डिंग ये भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। देन इनकी जो राज्य का स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। वैसे मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। देन छत्तीसगढ़ और झारखंड के बारे में तो आपको पता ही होगा।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। आपसे बोल रहे हैं कि चैंपियंस पोर्टल डैश के द्वारा लॉन्च किया गया है, केवीआईसी के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, एमएसएमई के द्वारा या मानव संसाधन विकास के द्वारा। भाई मैं आपको पहले बता देती हूँ कि चैंपियंस पोर्टल जो है ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के द्वारा लॉन्च किया गया। अब है क्या, देखो, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एक चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है जो एक प्रौद्योगिकी संचालित प्रबंधन सूचना प्रणाली है और एक नियंत्रण कक्ष के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, इस पोर्टल पर एमएसएमई मंत्रालय से जुड़ी समस्त जानकारियां एक स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। चैंपियंस व्यापक प्रणाली को 9 मई 2020 को परीक्षण के आधार पर लॉन्च भी किया गया था। चैंपियंस पोर्टल को टेलीफोन, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे आईसीटी टूल्स के द्वारा सक्षम बनाया गया है और जिसका उद्देश्य भारतीय एमएसएमई को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने, गुणवत्ता हासिल करने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में मदद भी करना है। देखिए, आज के समय में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, लाइक हम लोग हर तरफ ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिला था डिमोनेटाइजेशन के बाद में और अभी हमारी हर एक एक्टिविटीज़ में डिजिटलाइजेशन का जो आपका स्कोप है वो आपको दिख ही रहा होगा कि हम पढ़ाई भी अपने घर में कर सकते हैं। बट अनलेस एंड अनटिल जब तक कोविड-19 से हमें बाहर निकलने के लिए कोई वैक्सीन नहीं मिल जाती प्रॉपर तरीके से, तब तक प्रॉपर आपका पुराने तरीके से तो हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि पहले वैक्सीन आएगी, उसके टेस्ट होंगे, देन उस वैक्सीन को पता नहीं कौन सी कंट्री बनाती है तो उसको हमें विश्वव्यापी रूप से सभी देशों तक पहुंचाना होगा, उसका प्रोडक्शन भी ह्यूज अमाउंट में होगा। देन जैसे हेपेटाइटिस ए और बी का जो अभी एक सेक्शन चला था, मुझे भी याद है मेरे बचपन में। सो इतनी सारी चीज़ों के बाद में जब आपने देखा होगा कि यार ये भी जो दवाइयाँ हैं आपको ये भी क्या करनी है, लेनी है या इंजेक्ट करनी है, आपकी बॉडी में वैक्सीनेशन करना है, तो वो भी हमारे लिए कंपलसरी एक चीज़ हो जाएगी। खैर अभी तो हमारे पास में यही ऑप्शन है कि हम घर से बैठ के ऑनलाइन सारी चीज़ें करें, बट कई चीज़ें हमें थोड़ा सा बाहर निकल के भी करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए आई थिंक कि हमें फ्रीडम मिल जाए, सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल में इंक्लूड कर लें, ये मैं बोलना चाहती हूँ। खैर बाधाओं को दूर करने में मदद भी करना है। इस पोर्टल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग के साथ साथ भारत सरकार की मुख्य केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के साथ सीधे जोड़ा गया है। पोर्टल के एक हिस्से के रूप में सूचना प्रणाली में कंट्रोल रूम का एक नेटवर्क हब एंड स्पोक मॉडल भी बनाया गया है जो नई दिल्ली में एमएसएमई सचिव के कार्यालय में स्थित है, जबकि राज्यों के मंत्रालय के विभिन्न कार्यालय को इससे भी जोड़ा गया है। सो बहुत सारे डिपार्टमेंट, इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज होल ऑफ द नेशन बाई अ सिंगल पर्सन। तो हमारे पास डिफरेंट मिनिस्टर्स भी होते हैं, उनके भी अपने अलग अलग काम होते हैं, राज्यों के साथ में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके अगले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काईट्रेक्स पुरस्कार जीता है। सो ऑब्वियसली बात है, कैंपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक। और कैंपेगोडा हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपने आप में इसके लिए मैं बोल सकती हूँ कि रिस्पॉन्स मतलब डिजर्व करता है। लाइक बेंगलोर मैं भी गई हूँ तो मैंने वहाँ पे देखा बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। सो बेंगलुरु के कैंपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को ग्राहकों की पसंद पर भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। 2020 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में 4 साल में 3 बार बेंगलुरु हवाई अड्डे को यह सम्मान भी मिल चुका है। बेंगलुरु हवाई अड्डे का परिचालन बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लिमिटेड करती है। खैर, यह पुरस्कार 6 महीनों की सर्वेक्षण अवधि के दौरान इन हवाई अड्डों पर 100 से अधिक देशों के ग्राहकों के द्वारा किए गए हवाई अड्डा सर्वेक्षण प्रश्नावली के बाद में दिया जाता है। इस सर्वेक्षण में हवाई अड्डे की सेवा के दौरान ग्राहक अनुभव, कैसा एक्सपीरियंस रहा, प्रवेश द्वार पर प्रस्थान के माध्यम से चेक इन, आगमन, स्थानांतरण, खरीदारी, सुरक्षा और आव्रजन के प्रमुख मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन भी किया जाता है या किया गया। विश्व हवाई अड्डा पुरस्कार ग्राहकों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर दिए जाते हैं। इसके लिए वैश्विक स्तर पर एक वार्षिक ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण भी किया जाता है। इस सर्वेक्षण में 550 से अधिक हवाई अड्डे भी शामिल हो गए। सो जस्ट ये आपका एक तरीके से आफ्टर सेल सर्विस की तरह एक सर्विस है कि आपने हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया, उसके बाद आपने कैसा फील किया। तो प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए। जैसे आप मेरी क्लास लेते हो तो मैं अपने आने वाले लाइक्स से इस चीज़ को पता करती हूँ कि यार मैंने कैसा बताया है क्लास में। सो अभी लाइव क्लासेस आपकी नहीं हो रही हैं, बट जस्ट आफ्टर कोविड-19 मेरी क्लासेस लाइव भी होंगी, तो हम लोग लाइव उन क्लासेस को देखेंगे। सो आपको अपने भी लाइक्स के थ्रू क्या करने हैं, मुझे देने हैं कि मैंने क्लास में आपका जो वीडियो आज बनाया है वो कैसा बनाया है। खैर आपको बता देती हूँ कैंपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में कि यह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। भारत का सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट हवाई अड्डा है।
इस पहले इसका जो नाम था वो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, जिसे बाद में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया था। हवाई अड्डे के नाम परिवर्तन प्रस्ताव को 17 जुलाई 2013 को मंजूरी प्रदान की गई थी। यह हवाई अड्डा 24 मई 2008 से कार्यरत है। इसका स्वामित्व और परिचालन बेंगलुरु हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड के पास में है। आपके अगले प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम एनटीपीसी लिमिटेड ने अपने 3 पावर स्टेशनों में 100% प्लांट लोड फैक्टर हासिल किया है। भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? अगर आप इसको देखोगे बहुत ज़्यादा डिटेल में तो आपको पता चल जाएगा, बट मैं आपको बता दे रही हूँ कि एनटीपीसी जो कोल्डम है ये भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। खैर, देख लेते हैं। ऊर्जा मंत्रालय और भारत के सबसे बड़े बिजली जनरेटर के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम एनटीपीसी यानी कि आपका एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 9 मई 2020 को अपने 3 थर्मल पावर स्टेशनों पर 100% प्लांट लोड फैक्टर हासिल किया है। तीनों के नाम आप पहले देख चुके हो ऑप्शंस में। मध्य प्रदेश में विंध्याचल 4760 मेगावाट, ओडिशा में तालचर करिहा 3000 मेगावाट और छत्तीसगढ़ में सीपत 2980 मेगावाट ने 100% पीएलएफ यानी कि आपका प्लांट लोड फैक्टर हासिल किया है, जो असाधारण परिचालन क्षमता और इष्टतम क्षमता संधारण का प्रदर्शन करते हुए सर्वव्यापी महामारी कोविड-19 के चलते तालाबंदी के बावजूद हासिल किया गया है। इसी समय हिमाचल प्रदेश में एनटीपीसी कोल्डम वित्त वर्ष 2015 से 21 के लिए आप बोल सकते हो देश के सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत स्टेशनों में से एक के रूप में उभर रहा है। इससे पहले 13 अप्रैल 2020 को देश के सबसे बड़े बिजली घर एनटीपीसी विंध्याचल ने 100% से अधिक पीएलएफ हासिल किया था। सॉरी, मैं यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ वाला करना पड़ेगा आंसर, एनटीपीसी एमपी विंध्याचल वाला। सो ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा ये देश का सबसे बड़ा है। जबकि आपका अगर आप देखोगे कि जो मैंने बताया था आपको हिमाचल प्रदेश का, या आप बोलोगे तो वो क्या था आपका उभर रहा है, अभी उभरा नहीं है प्रॉपर तरीके से। खैर, आपके अगले प्रश्न में जो कि आपका सबसे ज़्यादा फेमस प्रश्न भी हो सकता है आपकी आज की सीरीज का, कि प्रधानमंत्री ने कितने रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करी है। भाई मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं होगी, 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा करी है। लेट्स सी कि किस तरीके से हमें इससे फ़ायदा मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भूमि, श्रम, तरलता और कानून बल देते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है वह भारत की जीडीपी का करीबन 10% हिस्सा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यह पैकेज किसानों, मजदूरों, मछुआरों, प्रवासियों और देश के उद्योगों को राहत देने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इसके अलावा उन्होंने संबोधन में यह भी साफ किया कि लॉकडाउन के चौथे चरण का ऐलान राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से सुझाव मिलने के बाद 18 मई 2020 से पहले किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन का चौथा चरण लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। प्रधानमंत्री ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 स्तंभों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया है। ये जो आपके 5 पिलर्स हैं वो ये हैं कि अर्थव्यवस्था, एक अर्थव्यवस्था जो वृद्धिशील परिवर्तन के साथ साथ आपका क्वांटम जंप भी लाए, बुनियादी ढांचा यानी कि जो आधुनिक भारत की पहचान बने, व्यवस्था यानी कि सिस्टम 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली तकनीक पर आधारित व्यवस्था हो। 4th नंबर जनतंत्र या डेमोग्राफी, एक जीवन जनसांख्यिकी जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ताकत के साथ साथ ऊर्जा का स्रोत भी हो। 5th नंबर है डिमांड यानी कि मांग, भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए मांग और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करना। देखिए सारी चीज़ें अपनी जगह में हैं, लेकिन देश की जीडीपी को आगे बढ़ाना भी हमें बहुत ज़रूरी है। आपके अगले प्रश्न, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, तो इनके सारे के सारे 5 पिलर्स को आप लोग देख के रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने ऑनलाइन राष्ट्र कप जीता है। अगर मैं बाकी सभी के एग्जाम्पल दूँ तो उनमें अगर आप देखोगे तो चाइना जो है इसने ये काम किया है। वो कैसे किया है आपको पता होगा। 10 मई 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ के बाद चाइना ने पहला $1,80,000 FIDE ऑनलाइन राष्ट्र कप जीता है। पॉइंट टेबल की टॉपिंग के आधार पर राउंड रॉबिन चरण में चीन को विजेता घोषित किया गया है। चीन की टीम बेहतर अंक के आधार पर चैंपियन बनी। 6 टीमों के टूर्नामेंट के लीग दौर में चीन 17 अंक लेकर सबसे आगे रहा, हालांकि उसे एकमात्र हार 10वें राउंड में अमेरिका से ही मिली थी। भारतीय टीम 5वें स्थान पर रही, जिसमें दिग्गज विश्वनाथन आनंद, विदित गुजराती, पी हरिकृष्णा और बी अधिबान कोनरान
आपके कोनारू हम्पी और डी हरिका शामिल थे। सी चीन को करीबन $48,000 से सम्मानित किया गया है और यूएसए ने $36,000 जीते हैं, जबकि अन्य को $24,000 प्राप्त हुए हैं। मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ, लाइक आपका FIDE के बारे में, फेडरेशन इंटरनेशनल डे इचेक्स के बारे में। या आप इसको बोल सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के रूप में इसे जाना जाता है। इसकी स्थापना 1924 में पेरिस, फ्रांस में हुई थी। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। वर्तमान के अध्यक्ष इसके जो हैं वो डवोर कोचिव है, आर्कडी है। नाम बड़ा ही डिफिकल्ट है, बट आपको इसको हैबिट डालनी पड़ेगी। आपके अगले प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सेक्रेटरी के रूप में, सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? भाई खुशबू चतुर्वेदी, इंदु शेखर चतुर्वेदी। थोड़ी सी खुश हो जाती हूँ मैं। आपके बता दूं कि इंदु शेखर चतुर्वेदी ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने आनंद कुमार, जिन्हें संस्कृति मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, का पदभार ग्रहण किया है। वह 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं जो झारखंड कैडर से संबंधित हैं। अपनी पिछली भूमिका में चतुर्वेदी झारखंड सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और अतिरिक्त सचिव जलवायु परिवर्तन विभाग के रूप में सेवारत थे। चतुर्वेदी ने झारखंड सरकार और भारत सरकार में क्षेत्र और नीति स्तर सहित विभिन्न पदों पर काम किया है। उन्होंने PMO, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव या समकक्ष के रूप में भी काम किया है। उनके पास IIT कानपुर से स्नातक की डिग्री है और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विकास में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। ये हैं आपके इंदु शेखर चतुर्वेदी जी, इनको आप देख सकते हैं। खैर, आपका आज का अगला प्रश्न या आपका आज का लास्ट प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं राजा रंगप्पा नाइक का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राजनीतिक दल से वरिष्ठ नेता थे? सो भाई वो आपके जनता दल सेक्युलर से आपके नेता थे। खैर, आपको इनके बारे में बता दे रही हूँ कि पूर्व लोकसभा मंडल प्रधान और जनता दल के नेता राजा रंगप्पा नाइक का 11 मई 2020 को निधन हो गया। वह 61 वर्ष के थे। उनका जन्म 24 मई 1959 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में हुआ था। वह 1996 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने भारतीय राज्य कर्नाटक में रायचूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन किया था। वह जनता दल के 16 सदस्यों में से एक थे जो 1966 के चुनावों में कर्नाटक से लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने शोरापुर तालुक के रुक्मपुर के मंडल प्रधान के रूप में राजनीति में कदम रखा था। 1993 में उन्होंने कालाबुरागी जिला पंचायत की स्वास्थ्य स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया था। ये हैं आपके राजा रंगप्पा नाइक जी, तो आप इनको देख सकते हैं। खैर, ये आपका आज का अंतिम प्रश्न था और इसी प्रश्न के साथ में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि प्रैक्टिकली सोचने के साथ साथ में आपका सरकार इस वक्त इमोशनली भी सोच रही है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम कह सकते हैं कि सरकार अपनी तरफ से जरूरी सारे आवश्यक स्टेप्स ले रही है, कदम उठा रही है। और आई होप कि ये जो नए रंग रूप का हमारा लॉकडाउन 4 होगा, ऑब्वियस सी बात है लॉकडाउन 4 तो होगा, मगर ये जो नया रंग रूप होगा ये क्या होगा, कैसा होगा, इसके बारे में भी हमें पता चलेगा। तो आई एम वेटिंग डेस्परेटली फॉर द लॉकडाउन 4। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ ये हमें अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स को बचाने के लिए इस चीज़ को वेट करना ही पड़ेगा कि क्या होता है। शायद कुछ लिबर्टी मिल जाए एंड शायद कुछ पॉजिटिव भी मिल जाए हमें हमारी लाइफ में, जो हमें एक फ्लो ऑफ लाइफ मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन अगेन। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड अगेन लाइक कर दीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद हो। हालांकि मुझे इसको स्टार्टिंग में बोलना चाहिए, बट मैं एंड में बोल रही हूँ कि जिन लोगों ने भी इसको देखा है वो अंतिम तक देखा भी है कि नहीं देखा है, मेरी मेहनत बर्बाद तो नहीं गई है। सो प्लीज़ गो अहेड एंड लाइक द वीडियो। बाय बाय।